हेलो एवरीवन। सो आज हम एक सबसे इम्पॉर्टेंट एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, एक्ट्स एंड पॉलिसीज़। जो एनवायरनमेंट के जितने भी एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ हैं, तो उनको हम हर एक सेशन में एक एक एक्ट करके ऐसे कवर करेंगे। तो आज जो हम शुरू करने वाले एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, बाकी भी बहुत सारे एक्ट है, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट होगा, वाटर एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, एनजीटी के भी इंपॉर्टेंट एक्ट है, या डिफरेंट रूल्स भी हो गए, कोस्टल रेगुलेशन जोन या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल या बायोमेडिकल मैनेजमेंट रूल हो गए, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल। तो इन सभी को हम एक एक सेशन में कवर करने वाले। तो आज जो हम शुरुआत करने वाले एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो सभी एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है, और ओवरऑल ये एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ का बेनिफिट आपको कहाँ पे होगा, तो यूपीएससी प्रीलिम्स में आजकल बहुत क्वेश्चन एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ पे आ रहा है। एवरी ईयर 1 और 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और लास्ट में हम क्वेश्चन भी कुछ डिस्कस करेंगे। इवन दो मेंस में भी कुछ एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ का एप्लीकेशन आ सकता है, तो दोनों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज हम शुरू करने वाले एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसका एक मेन पर्पस था कि आर्टिकल जो 253 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो लेजिस्लेशंस होता है, ट्रिटीज़ होती है, तो उसको इंडिया में इम्प्लीमेंट करने के लिए, लीगली बाइंडिंग करने के लिए कोई ना कोई एक्ट की ज़रूरी होती है। तो उसीलिए एनवायरनमेंट रिलेटेड हमारा एक सबसे बड़ा एक्ट होने की बहुत नीड थी, कि जिसमें हम एनवायरनमेंट को ओवरऑल प्रोटेक्शन दें। तो उसका एक पार्ट हम ले सकते हैं कि आर्टिकल 253 को हमें एनैक्ट करना था। बट इसके पीछे भी और भी कोई कारण थे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बनने में। वो सबसे इंपॉर्टेंट कारण था कि भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो 2-3 दिसंबर 1984 में हुआ था, जिसको नाइट ऑफ द डेथ भी हम कहते हैं, और इंडिया में कभी ऐसा इतना बड़ा, आज तक भी कभी इतना बड़ा गैस लीकेज या उससे जो नुकसान हुआ है, उससे जो डेथ हुआ है, ऐसे कभी इंडिया में नहीं हुआ था। इंडिया का मेजर डिजास्टर हम इसको कहते हैं, इंडस्ट्रियल डिजास्टर। तो उसमें काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी, एंड इनको जो कंपेंसेशन मिलने चाहिए थे, वो कंपेंसेशन भी नहीं मिले थे, जो आज तक भी सेम चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि कोई एक्ट में ऐसा प्रोविजन नहीं था कि ये लाइबिलिटी किसकी है। जब यूनियन कार्बाइड कंपनी में ये लीकेज होता है, तो उस कंपनी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट वाज नॉट मेंशन, एंड इवन इनके इंश्योरेंस पॉलिसीज भी नहीं थे। इसके बाद में हमने देखा है कि पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट आता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो बट सिमिलरली, कोई भी प्रोजेक्ट अगर कहीं पे बनना है, तो उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। वो किसी एक्ट में मेंशन नहीं था। एनीवेज, हम इसको बाद में भी और डिस्कस करेंगे। बट भोपाल गैस ट्रेजेडी के वेक में अगर देखा जाए, तो ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हुआ, जिससे आगे चल के कोई प्रोजेक्ट होगा, तो उसकी वजह से इतना नुकसान नहीं होना चाहिए, चाहे एनवायरमेंट हो या ह्यूमन लॉसेस के लिए। तो ये एक कारण था। और दूसरा और एक कारण हम ले सकते हैं कि जिसमें 1972 का जो एनवायरमेंट रिलेटेड वर्ल्ड में एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो एपेक्स मीटिंग हुई थी, या सबसे इम्पॉर्टेंट मीटिंग हम जिसको कहते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन, यहीं पे यूएनईपी का भी फॉर्मेशन हुआ था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसपे इंदिरा गांधी भी गए थे, काफ़ी सारे वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट लीडर्स गए थे। तो उस मीटिंग में भी हमने कमिट किया था कि इंडिया में भी हम एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लेके आएंगे, तो उसको भी फुलफिल करना है। तो बेसिकली 3 कारण हम देखते हैं कि 1972 के स्टॉकहोम कन्वेंशन को इनैक्ट करना, सेकंड भोपाल गैस ट्रेजेडी का भी एक इवेंट हमारे सामने था, और आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो इसके भी प्रोविजंस को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ऐसे 3 कारण हम मेन देखते हैं। अब इस एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस है, तो देर आर लॉट ऑफ प्रोविजन की जो आगे हम देखने वाले हैं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की एक्शन लेना, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा या स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ पावर्स दिए जाएंगे, कि जिसमें कोई कंपनी में अगर कुछ इश्यूज आते हैं या पोल्यूशन अगर होता है, तो उस पर एक्शन लेने का अधिकार, कुछ अपॉइंट करने ऑफिसर्स टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव्स, या जो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए कौन से ऑफिसर्स वगैरह होंगे, तो उनको अपॉइंट करना। देन गिव डायरेक्शन टू क्लोजर, प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड पोल्यूशन, राइट। तो कोई इंडस्ट्री अगर एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन या कोई भी अदर डायरेक्शंस को अगर नहीं मानते, तो उनको क्लोजर करने का भी अधिकार इन एक्ट के अंडर मेंशन किया है। अगर कोई कंपनी नहीं मानती है, तो उनको पेनल्टी भी लग सकता है। देन आफ्टर दैट, कोई अगर ऑफेंस कंटिन्यूसली बैक टू बैक अगर कोई ऑफेंसेस होते हैं, तो वो ऑफेंसेस के लिए उस कंपनी के जो हेड हो गया, डिपार्टमेंट होगा,
तो उनको पनिशमेंट करने का भी अधिकार इस एक्ट्स के अंडर मेंशन किया है। तो ऐसे कुछ प्रोविजंस यहाँ पे इस एक्ट के अंडर हमें दिखते हैं कि एक्शन लेना, फिर कोई कंपनी अगर रूल्स को अगर नहीं मानती है तो उनको उन कंपनी को बंद करना, प्रोहिबिट करना, या फिर उनको रेगुलेशन डालना, या उन कंपनी का क्लोजर भी किया जा सकता है, पेनल्टी भी लगाई जा सकती है, उन ऑफेंसेस के लिए, क्राइम के लिए उनको पनिशमेंट भी दी जा सकती है। उसके बाद कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट करना, ये भी इस एक्ट में मेंशन किया है। तो ये हो गए कुछ सम ऑफ द प्रोविजंस। इसके अलावा स्टैट्यूटरी बॉडी भी इस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एक्ट का, और इस पे ही क्वेश्चन अभी तक यूपीएससी में ज़्यादातर देखे गए कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडीज आती है या कौन से रूल्स आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इको सेंसिटिव जोन रूल्स, जिसको हम ESZ रूल्स कहते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है NGRB है, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। देन जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी, रिकम्बिनेंट DNA एडवाइजरी कमेटी। देन RCGM जेनेटिक मॉडिफिकेशन रिलेटेड एक कमेटी आती है, वो भी आगे हम देखेंगे। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसकी हम बात कर रहे थे, कोई कंपनी बनने से पहले उसका असेसमेंट किया जाएगा। देन एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस रिलेटेड रूल्स हो गए, CRZ रूल्स है, या नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ऐसे टोटल 11 बॉडीज या स्टैट्यूटरी बॉडीज या रूल्स रेगुलेशन इस एक्ट के अंडर आते हैं। तो इसी पे क्वेश्चन बन सकता है, वो भी क्वेश्चन आगे हम देखेंगे। तो जैसे कि इको सेंसिटिव जोन है, तो वो नेशनल पार्क या सेंचुरी के सराउंडिंग जोन होगा, एक बफर जोन हम बोल सकते हैं, या शॉक एब्जर्वर जोन बोल सकते हैं, कि जहाँ पे अराउंड द नेशनल पार्क क्या रेगुलेशंस लगनी चाहिए, ये इस एक्ट में बताया है। और कितने 1 किलोमीटर तक जैसे मैंडेटरी ESZ डिक्लेयर करना है, और उस एरिया को बफर जोन डिक्लेयर करना है जहाँ पे पोल्यूशन वगैरह कोई कंपनी के द्वारा नहीं होना चाहिए, एंड रेस्ट्रिक्शन इंडस्ट्रीज पे लग सकता है। तो ये इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स के रूल्स आते हैं, जो कुछ अलग सेशन में हम और डिटेल में देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने देखा है नेशनल गंगा 2007-8 की बात है कि 2007-8 में हमने नेशनल गंगा काउंसिल या नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी क्रिएट की, जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर इनको किया, एंड बाकी जिस 5 स्टेट से गंगा फ्लो थी उसके 5 CM उसके मेंबर्स हो गए। तो ऐसी ये नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी क्रिएट की फॉर द रिजुविनेशन ऑफ द गंगा। तो इस अथॉरिटी, ये बेसिकली नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, ये किसके अंडर आती है? तो इट इज अगेन अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर ये स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश की थी। देन जेनेटिक इंजीनियर अप्रेजल कमेटी, RDAC, RCGM, जो DNA लेवल पे चेंजेस करेंगे या जेनेटिक लेवल पे चेंजेस करके हम क्रॉप को इंट्रोड्यूस करते हैं, बेसिकली जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स, GM क्रॉप जिनको हम कहते हैं। तो ये GM क्रॉप्स रिलेटेड क्या रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, जैसे सेल होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स, या उनका मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे रूल्स जो है जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप को लेके, वो किस में दिए हैं? तो सेम एक्ट में, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर ये रूल्स आते हैं। मतलब GAC इज द स्टैट्यूटरी कमिटी अंडर विच एक्ट? यस, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। क्योंकि पूरा जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके हम वो स्पीसीज को रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब कोई ना कोई एलियन स्पीसीज एक प्रकार से हम एनवायरमेंट में नई स्पीसीज लेके आ रहे हैं, तो उससे उस जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप की वजह से वो नेटिव इकोसिस्टम डैमेज नहीं होनी चाहिए। इसीलिए ये पूरा एनवायरमेंट डैमेज ना हो, इसलिए फिर GAC यहाँ पे काम करेगा कि GM क्रॉप को परमिशन देना है कि नहीं देना है। तो उसी प्रकार से RCGM, जैसे हमने अभी बताया, रिव्यू कमिटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन होगा टू मॉनिटर सेफ्टी रिलेटेड एस्पेक्ट्स इन ऑनगोइंग रिसर्च प्रोजेक्ट, कि कोई रिसर्च प्रोजेक्ट में क्या रिसर्चेस वगैरह चल रहे हैं और वो रिसर्चेस कितने सेफ्टी है, क्या है उनके रेगुलेशंस, क्योंकि उस रिसर्च की वजह से अगर आसपास के एनवायरनमेंट या पूरे उस कंट्री या वर्ल्ड पे इम्पैक्ट हो सकता है। देन आफ्टर दैट GAC हमने देखा, RDAC भी DNA लेवल पे चेंजेस होते हैं, अगर वो भी DNA लेवल पे कोई स्पीसीज में चेंज हो रहा है तो वो स्पीसीज एनवायरनमेंट में लेके आना है नहीं लेके आना है, या उसके रेगुलेशंस वहाँ पे चेक किए जाएंगे। तो तीन याद रखना है, जेनेटिक इंजीनियर अप्राइजल कमेटी, रिकम्बिनेंट DNA एडवाइजरी कमेटी, एंड RCGM मीन्स रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन। देन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आता है कि कोई भी असेसमेंट, मतलब कोई भी कंपनी बनने से पहले जो स्पॉट उस कंपनी ने फिक्स किया कि यहाँ पे वो कंपनी बनेगी, तो उस कंपनी को EIA के अंडर जाना पड़ेगा, और ये EIA के जो असेसमेंट के
नोटिफिकेशन है, रूल्स है, वो भी आते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर। तो उनका उस कंपनी का स्क्रीनिंग होगा, स्कोपिंग होगा, इवैल्यूएशन होगा, वो प्रोजेक्ट कितना वहाँ पे नुकसान कर सकता है, क्या वो नुकसान इतना ज़्यादा है कि उसको हम रेजिलियंट या क्षमता उसकी उस एरिया की उतनी क्षमता नहीं कि उससे कोप अप कर ले। तो उसके रिपोर्ट हो गए, डिफरेंट रिव्यू होगा, फिर फाइनली डिसीजन लिया जाएगा कि ये प्रोजेक्ट होगा या नहीं होगा। अगर उसके इम्पैक्ट टॉलरेबल नहीं है तो वो प्रोजेक्ट कैंसिल भी किया जा सकता है, राइट। तो इतना इंपॉर्टेंट ये फैक्टर आता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जो बहुत ज़रूरी है कोई भी कंपनी वहाँ पे या इंडस्ट्री बनने से पहले या कोई भी प्रोजेक्ट बनने से पहले। तो ये हम भोपाल गैस ट्रेजेडी को भी सामने रख के देख सकते कि इतने सेंटर में इतना हजार्डस इंडस्ट्री अगर ईआईए तब होता तो ऑब्वियसली इतना हजार्डस इम्पैक्ट या इतना हजार्डस जो डिज़ास्टर वहाँ पे हुआ था, इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर, वो शायद नहीं होता अगर इम्पैक्ट असेसमेंट होता। तो ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में, कि जो हमें ये बताता है कि कोई भी कंपनी इसके बाद, है ना, वहाँ पे अगर पॉपुलेशन सेटलमेंट है तो उसका उस पॉपुलेशन पे इसका इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, या बेसिकली वहाँ पे जो एनवायरमेंट है उस पर भी इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, राइट। तो दैट इज़ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इसको भी हम डिटेल में बाद में कवर करेंगे कि इसके डेज वगैरह कम किए गए हैं, तो ये मेंस में ऑलरेडी कैसे क्वेश्चन आए थे इस पर, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। देन ईपीसीए, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, जो दिल्ली एंड दिल्ली एनसीआर रीजन के लिए पहले था, जो दिल्ली में जब पोल्यूशन एक्वायर क्वालिटीज़ जो 500 प्लस जाती थी, सीवियर प्लस जाती थी, तब ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान इंप्लीमेंट किया जाता था। तो बेसिकली ये कौन ग्रैप इंप्लीमेंट करता था? तो एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी। एंड ये ईपीसीए अथॉरिटी स्टैट्यूटरी बॉडी किसके अंडर आती है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर। आज ये ईपीसीए डिसॉल्व किया गया है क्योंकि अभी नई एक बॉडी आ चुकी है, कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM। इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे, बट अभी याद रखना कि ये बॉडी अभी डिसॉल्व हो चुकी है, मतलब अभी इसको बंद करके एक CAQM नाम से मैनेजमेंट कमीशन लेके आया है, दैट इज कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इसका एक्ट वगैरह सब कुछ अलग है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट ये भी पहले स्टैट्यूटरी बॉडी किसके अंडर थी? दैट इज अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। देन ओजोन डिप्लेशन रिलेटेड जो रूल्स है इंडिया में, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमने देखा, किगाली देखा है, या वियना कन्वेंशन, तो इन मीटिंग्स के, ट्रीटीज के, प्रोटोकॉल के जो इंडिया में इंप्लीमेंटेशन करना है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस रूल्स को, तो वो रूल्स को इंडिया में फिर से एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर ओडीएस रूल्स बनाए गए और इसके थ्रू इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। तो दीज आर द ओडीएस फॉर फेजिंग आउट द वेरियस ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, लाइक दिस। सो ये कुछ एक्ट्स थे। देन आफ्टर दैट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, देन आफ्टर दैट CRZ रूल। सब जानते होंगे कि कोस्टल रेगुलेशन जोन, कि हमारे कोस्ट पे जैसे इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन होता है 1, है ना, फिर 2 में थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड होता है, 3 में थोड़ा रेस्ट्रिक्शन कम होते हैं, वट एवर जी। हम CRZ रूल अलग से डिफरेंटली देखने वाले हैं, बट CRZ रूल जो है कोस्टल रेगुलेशन, जो जोन्स होते हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन, उनके जो रूल्स है तो वो CRZ रूल भी किसके अंडर आते हैं? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर। तो इसको भी याद रखो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इन टोटल जो अभी हमने ये 11 रूल्स, रेगुलेशन, स्टैट्यूटरी बॉडीज देखे, इनके कुछ भी अगर वायलेट हो जाता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर, कोई CRZ रूल वायलेट करता है या फिर कोई NGRB के हो गए पार्ट्स, तो उनको अगर वायलेट कर लेता है, तो इन पे जो केसेस है वो NGT में हम लड़ सकते हैं ना। तो एनवायरमेंटल केसेस कहाँ पे लड़ी जाती है? तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को अगर वायलेट होता है कोई प्रोविजंस उनके, सो देन वी कैन चैलेंज टू द NGT। तो NGT में कोई भी इंडियन सिटीजन यहाँ पे उस प्रोजेक्ट को लेके चैलेंज कर सकता है, या इवन NGT सुओ मोटो भी लेता है, तो जिससे एनवायरमेंटल केसेस डायरेक्टली NGT भी खुद देख ले। जैसे विशाखापट्टनम में जब गैस लीकेज हुआ था, स्टीरिन गैस लीकेज, तो सुओ मोटो लेके NGT ने वहाँ पे LG पॉलीमर कंपनी पे यस अराउंड 50 करोड़ के फाइन्स वगैरह लगाए थे। इवन NGT ने ऑयल इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है आसाम में, दिब्रू साइको या तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में बगजान ऑयल वेल ब्लो आउट हुआ था ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी में, तो वहाँ पे दिब्रू साइको को काफ़ी अफेक्ट हुआ था नेशनल पार्क को आसाम में। तब उस ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी को वहाँ पे बंद करने के
जो ऑर्डर्स दिए थे वो एनजीटी ने दिए थे। तो एनजीटी के काफ़ी पावर है यहाँ पे। तो याद रखें कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में जो भी प्रोविजंस है 1986 के अंडर, वो अगर वायलेट होती है तो एनजीटी कैन टेक द एक्शन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो देख लो क्वेश्चन कैसे आते हैं। 2019 में एक क्वेश्चन आया था, चेक आउट दिस। The Environment Protection Act 1986 empowers the government of India to state the requirement of public participation। मतलब EIA में कहीं ना कहीं पब्लिक पार्टिसिपेशन अलाउ होता है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में आपको भी एक चांस दिया जाएगा कि वहाँ पे आप कुछ प्रोजेक्ट के लिए अब वहाँ पे चैलेंज कर सकते हो। एंड ले डाउन द स्टैंडर्ड इमिशन फॉर डिस्चार्ज एनवायरमेंट, जैसे हमने बताया ना अभी कि सबसे पहले मैंने बताया प्रोविजंस में क्या था कि उस इंडस्ट्री के क्या क्या प्रोविजंस होने चाहिए, या उस इंडस्ट्री को कितना पोल्यूशन करेगी, क्या करेगी, उसके सब स्टैंडर्ड, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, उस सबके वो जो स्टैंडर्ड्स हो गए, तो वो कौन डिसाइड करेगा? दैट इज अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। क्या वो एम्पावर होता है? तो यस, तो आंसर इज बोथ इज करेक्ट। देन एनजीआरबी है, देखो 2016 में एक क्वेश्चन आया था। रिवर बेसिन इज द यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, it spearheaded the river conservation efforts at the national level definitely, and one of the CM is the head होते हैं कि यहाँ पे नहीं, चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। तो इसीलिए ये थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, 1 and 2 इज करेक्ट। मतलब एनजीआरबी पे देखो एक क्वेश्चन दिख रहा है हमें। देन आफ्टर दैट देखो जीएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर, तो अराउंड 2018-19 का ये कुछ क्वेश्चन था, तो देख लेना। तो इसका आंसर क्या होगा? दैट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। मतलब किसके अंडर क्या बना है, किसके अंडर क्या कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, जो अभी मैंने 11 की लिस्ट दी थी है ना, तो वही वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से अभी सबको कमेंट बॉक्स में बिना देखे ये लिखना है कि ये टोटल 11 क्या है ना। तो ESZ है 1 2, आप रैंडमली कैसे भी लिख सकते हो, बट प्लीज़ कोशिश करो, क्योंकि इससे आपका ही फायदा होगा। जैसे आप नोट्स बनाते हो वैसे कमेंट बॉक्स में सबको लिखना है कि ODS रूल्स है, GAC है ना, इस प्रकार से आपको वो नोट करना है। और क्रॉस चेक बाद में कर लेना कि सब तो लिखे आपने, जिससे आपको इस प्रकार के क्वेश्चन अगर कल जाके आते तो यू कैन अटेंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। एनीवेज, तो आप अभी नेशनल पार्क के रिलेटेड सीरीज़ हमारी स्पेशल क्लास पे चल रही है, तो अनअकैडमी ऐप पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको जो भी अभी क्लासेस चल रही है, लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स ऑफ एनवायरमेंट, ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, वो भी आप अटेंड कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट बाकी जिनको भी सब्सक्रिप्शन लेना है, दे कैन यूज़ द कोड सुमित के लाइव, यू विल गेट अराउंड अप टू 50% ऑफ। ठीक है, ओके देन, थैंक यू। सो नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट एक्ट कवर करेंगे। बस अपडेटेड रहना और हर एक एक्ट को जरूर कवर करना। 2 से 3 क्वेश्चन हर एक्ट पे कहीं ना कहीं देखे गए हैं, राइट? ओके देन, थैंक यू ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।